एक गुरु की मेहनत रंग लाई है, हर बच्चे और माँ बाप की आंखों में चमक आई है। ये सिर्फ जीत बच्चों की ही नहीं बल्कि एक शिक्षिका की दिन रात की मेहनत रंग लाई है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ खास पॉडकास्ट में मौजूद रहने वाली हैं महोबा जिला की वो शिक्षिका जिन्होंने शिक्षा जगत में वो कमाल किया है, वो धमाल मचाया है। 40 बच्चों का सिलेक्शन करा के नवोदय और सैनिक स्कूल और अदर एग्जामों में भी सफलता प्राप्त की। हमारे साथ वो मैडम है जिन्होंने वो लाइनें भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पैर, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद भैया। कैसे हैं मैम? जी बहुत बढ़िया। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में जान होती है। जी मैम, सवाल आएगा अब। आपने जो कमाल किया है, धमाल मचाया है शिक्षा जगत में, मैंने पॉडकास्ट बहुत किए, राजनेताओं के किए और बहुत से युवाओं के किए, लेकिन किसी महिला का पॉडकास्ट शायद मैं हो सकता है पहली बार मैं कर रहा हूँ। मुझे भी उत्सुकता है आपसे बात करने की कि एक महिला इस जमीन से उठकर एक चेयर तक आना बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आप यूं ही निरंतर बढ़ते रहें और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। तो मैम, ये 40 बच्चों का एक बार में सेलेक्ट होना महोबा जिला के इतिहास में पहली बार है, तो ये सब कैसे हो पाया? क्या प्रतिक्रिया थी जब रिजल्ट आया? तो क्या चीजें कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने मुझे इस योग्य समझा, ये चेयर मुझे अवेलेबल कराई, जो कि शायद मेरे लिए एक सपने के बराबर थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी जैसी ना जाने कितनी तमाम महिलाएं होंगी जिनके मन में सपने तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन उनको सब सपने ही हैं, उनको साकार करने के लिए उनको बहुत सारी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए शायद मुझे देख करके, यहाँ देख करके उनको कुछ प्रेरणा मिले। आपने कहा बच्चों का सिलेक्शन, मैं उन माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी, उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने दिन रात मेहनत की और अपनी खुशी, अपनी सफलता उन बच्चों के साथ, अभिभावक के साथ, समस्त समाज के साथ और आपके साथ भी भैया साझा करना चाहूंगी अपनी खुशी, क्योंकि ये जो खुशी है, ये पल, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सबका, हम सबके सहयोग से ही संपूर्ण हो पाया है। मैम, बात आती है इस सफलता के पीछे आपकी मेहनत, गार्जियंस की मेहनत, बच्चों की मेहनत, कितनी दिन रात मेहनत की? कभी सपने देखे थे कि हम लोग एक ऐसा रिजल्ट दे पाएंगे? ऐसा तो सपना कभी नहीं देखा, क्योंकि शुरुआत जीरो से ही की है। जब फर्स्ट टाइम बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो उस समय शायद 4-6 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि निरंतर, आपने देखा होगा कि कुएं में एक चारों तरफ से पत्थर लगा होता है जिसमें कि हमारी महिलाएं रस्सी डालने का काम करती हैं और धीरे धीरे पाथर पे पड़त निशान, कुछ इस तरीके की कहावत है कि निरंतर रस्सी के पड़ने से वहां पर निशान पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी है, निरंतर बच्चों को पढ़ाते जो कुछ कमियां मुझ में रही, मेरे स्टाफ में रही, हम सब ने भी अपनी कमियों में निखार लाया, प्लस बच्चों को भी निरंतर पढ़ाते वो क्या कमियां कर रहे हैं, उनकी कमियों में कैसे निखार लाना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते रखते आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जो आपने कहा ना 40 बच्चों का सिलेक्शन, तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है भैया, ये निरंतर कई सालों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अब बात आएगी जब रिजल्ट आया, 40 बच्चों का रिजल्ट आया, वो खुशी क्या थी? किसके साथ आपने साझा की? वो क्या खुशी होती है? क्या खुशी को जाहिर कर सकते हैं कैमरा के सामने हमारी? वो खुशी तो जाहिर करना भैया बहुत कठिन है मेरे लिए, क्योंकि कहते हैं ना दिल गार्डन हो गया, कुछ ऐसे ही होता है। जब चेक करते हैं एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, मन में लगता है अरे एक निकला, फिर लिस्ट देखी, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से तो एक ना खुशी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा खुशी तब होती है जब वो बच्चे और माता पिता मिलने आते हैं और मिलने के साथ साथ वो अपनी, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी दास्तान अगर आप देखें तो बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आए हुए हैं कि बच्चा मंडी में सब्जी बेच रहा है, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो शायद उस बच्चे की खुशी को देखते हुए कभी कभी तो आंसू भी निकलने लगते हैं कि ये बच्चा सेलेक्ट हो गया, मानो हमारा पढ़ाना सार्थक हुआ। एक गार्जियन से ज्यादा खुशी जब बच्चा सेलेक्ट होता है एक शिक्षिका को होती है या शिक्षक होती है जो पढ़ाते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते। बिल्कुल वही आपके साथ भी है। अब बात आएगी, ऐसा कोई बच्चा है जिसे देख के आपको लगता हो कि ये बहुत गरीब घर से था, बहुत ग्रामीण क्षेत्र से था, पढ़ने का बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसी कहानी आपके मन में चल रही हो?
ऐसे बच्चे, हाँ मैं कहना चाहूँगी, एक आयु नाम का बच्चा है जिसका इस साल नहीं, इससे पहले सिलेक्शन हुआ है जी। उसके पिताजी नहीं है जी। उसकी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है जी। और हमारे जो घर मकान बनते हैं तो उसमें एज अ लेबर काम करने जाती है जी। उन्होंने कई बार मुझे बताया, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे बताऊं, कोचिंग का जो हमारा समय चलता है वो 4 से 6 रहता है और लास्ट टाइम हम इसको बढ़ा करके 4 से 8 कर देते हैं। माँ है, उसका एक बच्चा है, वहाँ दिन भर वो काम करती है, काम करने के बाद छुट्टी लेने के बाद वो यहाँ कोचिंग में बैठती थी अपने बच्चे का इंतजार करने के लिए जी। जब रात में 8 बजे वो यहाँ से घर जाती है तो आसपास की जो महिलाएं उसको टॉन्ट मारकर पूछती हैं इतनी रात में कौन सी क्लास चलती है जी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस माँ के दिल से पूछिए जिसका पति नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रही है और समाज में जाकर के उसको ये बताना पड़े कि मैं इतनी रात को लौटी कहाँ से हूँ जी। ये एक बहुत कठिन फेस रहता है। ऐसे बच्चों का जब सिलेक्शन होता है ना भैया, तो यकीन मानिए उस खुशी को शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ऐसा और भी एक मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, एक बच्चा है, उसके पिताजी नहीं है, वो बच्चा आज भी, अब तो फिलहाल अटल आवासीय विद्यालय में उसका सिलेक्शन हो गया है, उसके पिताजी नहीं है, माँ घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती हैं, साथ में फैमिली के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं मगर उसको इस लायक ही नहीं समझा गया कि ये पढ़ेगा जी। शायद इसकी वजह यही है कि उसके पिता नहीं है जी। उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। और महिलाओं की तो स्थिति आप जानते ही हैं कि क्या है हमारे समाज में जी। भले ही पढ़ी लिखी हो लेकिन उनको पुरुष वर्ग से ही हाँ भी सारे डिसीजन उनसे ही पास आउट होते हैं। बिल्कुल। इसके चलते जब एक बार मेरी उस बच्चे से मुलाकात हुई, मैंने उसके फैमिली मेंबर को बोला कि आप इसको भेजाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जी। आप ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपसे कभी नहीं बोलेंगे फीस वाला, आप इसको भेजाइए। जब उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो यकीन मानिए उसके चेहरे की खुशी, उसके माता पिता के चेहरे, जो उसकी माँ है उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। आज वो बच्चा अटल आवासीय विद्यालय में है, बढ़िया पढ़ रहा है, कभी भी जाते हैं मिलता है तो दूर से देखने के बाद वहीं आकर के पैर छूटता है, तो वो खुशी ना शायद जब 4 लोग देखते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख करके जी। अब मैं बात आती है, आपने महिलाओं की स्थिति बात की, मैं समाज में देखा है एक अनपढ़ माँ और पढ़ी लिखी माँ में बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है कि अनपढ़ माँ अपने बच्चों के प्रति शिक्षित करने में ज़्यादा जागरूक होती है। उसे ये लगता है जैसे मैं अनपढ़ रह गई तो मेरे बच्चे ना रह जाएं। एक पढ़ी लिखी माँ के तुलना की जाए तो उस माँ को क्या कहना चाहेंगे जो अनपढ़ है फिर भी वो बच्चों को इतना ख्याल रखती है, याद रखती है, उनके अनपढ़ माँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक अनपढ़ माँ, अभी मैंने आपको बताया ना 2 माँओं के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि एक झाड़ू पोछा करने वाली है और दूसरी ईड का काम करती है। जब वो दिन रात मेहनत करती हैं उस समय उनकी जो मनोस्थिति है वो यही चलती है कि जो काम मैं कर रही हूँ जी, क्योंकि समाज में कोई भी काम स्पेशली महिलाओं के लिए भैया सरल नहीं होता जी। बिल्कुल। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप निकल के जाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर महिला जाती है तो उसको सुनना ही पड़ता है जी, कितना भी बेटर वो काम कर ले। इवन यहाँ तक सैलरी की बात भी करें तो हमेशा महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा में कम ही मिलता है। बिल्कुल कम ही मिलेगा। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जब एक माँ देखती है ना कि जिस मेहनत से मैं कमा रही हूँ, जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो मेरे बच्चे को ना करना जी, इसलिए वो प्रयास करती है अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने का, बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराने का, ताकि अपने बच्चे को समाज में जो समस्याएं उसने फेस की हैं उसके भविष्य में उसके बच्चों को इन सारी समस्याओं से ना जूझना पड़े। अब बात आपने की पढ़ी लिखी माँ, पढ़ी लिखी माँ कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील करती है, उसको लगता है कि पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ जब उसका वैवाहिक जीवन है तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी उसको एक ऐसी फैमिली तो कर ही देते हैं जहाँ वो अपना खाना खर्चे के लिए सोचना नहीं पड़ता है, दूसरा उसका जो परिवार है जी फुल उसको सपोर्ट हाँ बिल्कुल। तो माँ हल्का सा वहाँ फ्री हो जाती है कि बच्चा पढ़ता है, ऐसा तो नहीं कहूँगी कोई माँ ध्यान नहीं देती है, पढ़ाई पर तो ध्यान देती है, बिल्कुल देंगी वो, पढ़ा रही हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी रहती है ना माइंड में कि ये मेरा बिजनेस है, आगे चल के मेरे बच्चे को तो हैंड ओवर होना ही है। सपोज अगर बिजनेस नहीं भी है तो इतना पैसा है कि आप बच्चे को हायर एजुकेशन दिला सकते हैं। ये हल्का सा थोड़ा दोनों माओ के बीच में डिफरेंट हो जाता है। अब मैं बात आएगी 40 बच्चों का सिलेक्शन क्या है, ये सीक्रेट क्या है, क्या आपकी रणनीति रहती है, कैसे पढ़ाते हैं, कितने घंटे क्लास होती है, ये थोड़ा सा दर्शक भी जानना चाहेंगे, हर माँ बाप जानना चाहेगा और हम भी जानने की कोशिश करेंगे ये 40 बच्चों का सीक्रेट क्या है। 40 बच्चों का सीक्रेट, 40 बच्चों का सीक्रेट
अगर मैं आपसे कहूँ तो सीक्रेट तो कुछ होता नहीं है, जो कुछ भी है सब मेहनत पर ही डिपेंड करता है। यदि आप दिन रात मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती। हाँ, समय लग सकता है उसमें, लेकिन वो आपको रिजल्ट देगी। आपने कहा 40 बच्चों का सिलेक्शन, भैया ये अपने आप में वास्तविकता में बहुत बड़ी बात है जी। और हमारा जो पैटर्न है जी, वो मैं आपसे साझा करूंगी थोड़ा। सबसे पहले बात सिलेबस जी। पढ़ने के लिए संसार में अथाह ज्ञान है, बिल्कुल, बहुत सी बुकें हैं, इतनी सारी बुक्स हैं कि शायद आप जीवन निकाल देंगे जी। और ज्ञान डे बाय डे आप लेते जाएंगे, लेकिन हमें ज्ञान ऐसा अर्जन करना चाहिए जो वास्तविकता में हमारी लाइफ में काम आए जी। जैसे मान के चलिए मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अब उसको मैं उसकी जो नीड है उसको छोड़ करके कोई और चीज़ उठा लूँ जी, है ना। सपोज दैट बच्चे को आवश्यकता है अपने सिलेबस को पढ़ने की और मैं उसको कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ाने लगूँ तो क्या वो उसके काम आएगी जी? हाँ, वो उसको तो अभी थोड़ा सा फिलहाल काम नहीं आने वाली है, फिलहाल में नहीं आएगी, फिलहाल काम आने, हाँ जीवन में आएगी मैं मानती हूँ, लेकिन अभी जो उसका टारगेट है वो एक सिलेबस होना चाहिए, एग्जाम क्लियर करना जी जी, एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और एग्जाम क्लियर करने के लिए सिलेबस की आवश्यकता है, तो हमारा फर्स्ट फोकस सिलेबस पर ही होता है जी। और सिलेबस के लिए बुक्स अवेलेबल रहती है मार्केट्स में, कुछ हम भी अपना कलेक्शन रखा हुआ हमारे पास, उनसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ सिलेबस के अंदर भी सिलेबस जी। अब आप थोड़ा सा भैया समझिएगा, सिलेबस के अंदर सिलेबस जी। सिलेबस के अंदर सिलेबस की मैंने बात की है, तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि सिलेबस जो बुक्स हैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि किस ज्ञान की हमें कब आवश्यकता है जी, ये थोड़ा सा उसमें क्लियर नहीं होता है जी। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बच्चे को कोई बेसिक सा ज्ञान देना है आपको, मान के चलिए बच्चे को आपको हिंदी रीडिंग सिखानी है, तो क्या आप बच्चे को डायरेक्ट रीडिंग सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे जी। रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहले आपको उसको वर्णमाला का ज्ञान देना पड़ेगा, बिल्कुल। वर्णमाला का ज्ञान देने के बाद बात आती है मात्राएं, मात्राएं आप बच्चों को सिखाएंगे, तब जाकर के कहीं आप रीडिंग पर फोकस करा पाएंगे। अन्यथा एक टीचर माथा पटक पटक के मर जाएगा, बच्चे को रीडिंग नहीं सिखा सकता है। ये हल्का सा एक पैटर्न होता है, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए दूसरी बात अगर हम करें तो कंसिस्टेंसी जी। बच्चे का कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना, हमारे टीचर्स का कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे को पढ़ाना जी। निरंतर बच्चे को डे बाय डे उसमें निखार आता है धीरे धीरे। रेगुलरिटी, कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जी, आपने देखा होगा स्कूल्स में या कोचिंग्स वगैरह में टाइम फिक्स होता है। जैसे मान के चलिए हम आपसे कहें कि हमारी कोचिंग 2 बजे से है, 3 बजे तक चलेगी, तो बच्चे आलस पकड़ लेते हैं, अरे 2 बजे से कौन सा टीचर पढ़ाना चालू कर देंगे, चले जाएंगे, 2:15 बजे तक पहुंच ही जाना है, 2:30 बजे क्लास चालू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 बजने का मतलब 4 बजे। गार्जियंस भी इतना डेडिकेटेड है कि 4 बजने से 1 घंटे पहले ही बच्चे को लाना चालू कर देता है। इवन आप कभी क्लास में आइएगा, हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल। क्या होगा भैया, टाइमिंग 4 बजे की है, मगर बच्चा आपको 2 या 2:30 बजे से बैठा हुआ मिल जाएगा। मतलब इतनी उत्सुकता है, इतनी उत्सुकता। स्कूल खत्म होने के बाद मम्मियों को शिकायत रहती है, कई बार मुझसे आगे कहा मैडम कौन सी गुट्टी पिला दी है बच्चों को। हाँ, कि बच्चे स्कूल खत्म हुआ नहीं, खाना उसको मुश्किल पड़ जाता है, बोले बैग लेके मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो बोले ये ऐसी कौन सी गुट्टी आप पिला देती हैं बच्चे को। बच्चे को पता है कि मेरा जो टाइम है 4 बजे, मतलब 4 बजे 4:05 से हर हालत में क्लास चालू हो ही जानी। बिल्कुल, ये एक रेगुलरिटी वाली बात है कि मतलब क्लास के साथ कोई समझौता नहीं, पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। इवन गार्जियंस भी, अगर बच्चा लेट होता है तो बच्चा नहीं बोलेगा, गार्जियंस बोलते हैं जी मैम थोड़ा सा बाहर आइएगा, आज मेरी वजह से बच्चा लेट हुआ है। पेरेंट्स भी वहाँ पे एक्सेप्ट करता है कि आज मेरी गलती है जिसकी वजह से बच्चा यहाँ लेट आया। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गार्जियंस को भी लगा अरे कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या हुआ, कोचिंग ही तो है जी। ये हल्का सा एक डिसिप्लिन एज अ गार्जियंस, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, डिसिप्लिन रहता है। वो लाइन भी है कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसके साथ रिवीजन को लेके चलना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि ये तो बहुत छोटे बच्चे भैया, बड़े बच्चों को भी ले लीजिएगा, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत पढ़ रखा है उन्होंने, पता नहीं कितना ज्ञान। शायद जब सिलेक्शन होने पे आता है तो एक नहीं, नंबर ऑफ सिलेक्शन एक बच्चा निकालता है। हाँ, किरत सागर में बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालते हैं, लेकिन अगर उनके नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसकी वजह होती है, कई बार क्या होता है कि ज्ञान बहुत है, हम आगे पढ़ते जा रहे हैं मगर उसको रिवीजन नहीं करते हैं।
हमें रिवीजन साथ में लेके चलना चाहिए। हम इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि छोटा बच्चा, आप देखिएगा उसको जो टेबल्स पहाड़े 2 से लेकर के आप उसको सिखाना चालू कीजिए। आपका टारगेट है 20 तक इसको लेके जाना, आप सिखाते जाइए 2, 3, 4, 5। एक टाइम ऐसे आएगा आप 20 में पहुंच जाएंगे, बच्चे से बोलेंगे 14, खत्म जी, खत्म ही हो गया 14 का। अब आप क्या करोगे, फिर से गिनती गिनेंगे आप जी। तो आप उसको उसके मुकाम तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे ऐसे जी, क्योंकि 20 तक आपको 20 बार चक्कर लगवा देगा वो 20 तक पहुंचने तक जी। इसके लिए सबसे बढ़िया पैटर्न रहता है हमारा रिवीजन। अगर आज बच्चे को 2 का पहाड़ा सिखाया गया है, उसको 2 का पहाड़ा करने के लिए देंगे। नेक्स्ट डे 3 का टेबल आया, 3 का देंगे। अब होमवर्क में सिर्फ 3 का नहीं मिलेगा भैया, उसको एज अ रिवीजन 2 और 3 दोनों करके लाना होगा। नेक्स्ट डे जब 4 की बात करेंगे तो सिर्फ 4 नहीं होगा, 2, 3 और 4 तीनों साथ में चलेंगे। एक पैरेलल लेके चलना पड़ता है, जिससे कि क्या है कि जिसका पूर्व ज्ञान है वो धूमिल ना हो, वो भी बना रहे। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। प्लस इसके साथ बच्चों में एक कनेक्टिविटी जी, जैसे कि आपने कहा ना अमीर गरीब, कई बार होता है कि हर प्रकार का बच्चा साथ में बैठा हुआ है, बिल्कुल एक मेंटल लेवल उनका मैच करे, तो इसके लिए हम ग्रुप स्टडी का काम कराते हैं। अमीर और गरीब दोनों को मिक्स करके। हाँ, अमीर गरीब वाली बात नहीं है यहाँ पर। हम बात ये करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि कोई बच्चा है पढ़ने में ठीक है और एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, तो उनको इस तरीके से ग्रुपिंग बना देंगे कि एक थोड़ा होशियार बच्चा, एक वीक, दोनों बच्चे का आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना दिया, दोनों साथ में बैठेंगे। साथ में बैठने से होगा क्या कि जो पढ़ने में बेटर है उसका तो रिवीजन चल ही रहा है, रिवीजन चल रहा है उसका, क्योंकि वो समझा रहा है। और एक बात और होती है कि जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो हमारा ज्ञान ना परफेक्ट हो जाता है अंदर, बिल्कुल ज्ञान परफेक्ट हो गया। ये बच्चा जो समझ रहा है, इसकी भी जो कमियां हैं वो निखर के आ रही हैं, बिल्कुल निखर के आ रही हैं। प्रैक्टिस जी, अभी हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था रिवीजन, और रिवीजन पर मेन फोकस किया जाता है जी। इसके साथ जब क्लास रात को 8 बजे तक स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें OMR शीट जी, बच्चे को पेपर कैसे देना है, इस पैटर्न पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्योंकि चाहे बच्चे हो या बड़े, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एक नर्वसनेस फील होता है अंदर से। इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए जब बच्चे को पेपर टेस्ट कराया जाता है तो एक माहौल क्रिएट करते हैं एज अ एग्जाम सेंटर। बच्चा एक के पीछे एक लाइन बाई लाइन बैठा हुआ है, बाकायदा वो अपना नेम फिल कर रहा है और रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें उसको पहले से ही इतना माइंड मेकअप करा देते कि वहां जाने के बाद ये सारी चीज़ें गलत ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, पढ़ लिया, लेकिन वहां जाकर के भरने में ही गलती हो जाती है, तो सारी साल भर की मेहनत और ये जो एक चांस मिला हुआ है ये सब चले जाते हैं। तो इस चीज़ पर फोकस करते हैं। इसके साथ 7 डे का हल्का सा रूटीन रहता है। 5 डे हम रेगुलर क्लास लेते हैं, 6 डे सैटरडे को एज अ रिवीजन, 5 दिन जो पढ़ा है उसको रिवीजन में रखते हैं। नेक्स्ट जब संडे आती है तो उसको कीरत सागर आपने भैया कवर किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ओपन टेस्ट कराया जाता है, जिसमें कि जो बच्चा हमारी कोचिंग से बिलोंग कर रहा है वो तो है ही, साथ में आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो धन के अभाव में क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, तो वो वहाँ आकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी, जिसमें कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर कराया जाता है जी। इसके साथ कई माइंडफुल क्रिएटिव एक्टिविटीज, जैसे कि मैं बच्चे को कंडीशन दे दूं, क्लास है बिल्कुल शांत, सोचिए जरा रात में रोने की एक आवाज आ रही है किसी बच्चे की जी, अब वो क्यों रो रहा है जी, बच्चे को टाइम दिया, सोचिए, अब बच्चा सोच रहा है, एक ने हाथ किया, मैम उसकी मम्मी ने उसको चांटा मार दिया जी, लो बात, मम्मी ने चांटा मार दिया, वो रो रहा था ना क्योंकि उसको भूख लगी थी जी। बच्चा सोच रहा है, वो ऐसे ऐसे आंसर्स निकाल के आ रहा है कि बच्चे को भूख लगी, उसकी मम्मी ने मार दिया, उसके भाई ने उसको धक्का दे दिया जी, या उसने छिपकली देख ली वहाँ, उसकी मम्मी ने लाइट बंद कर दी, उसके किसी ने खिलौने छीन लिए। तो ऐसी ऐसी माइंड क्रिएटिव एक्टिविटीज कराना, बच्चे को कंडीशन दे देना, ये बताइए का कबूतर से शुरू होने वाले 150 शब्द आपको करना है, बच्चा एक्साइटमेंट में आएगा। 150 शब्द तो हम ओरली करवा लेते हैं, 2-4 मैंने बताया, इस बच्चे ने बताया, उसने बताया, इस तरीके से 50 ही हो गए। 50 उसके माइंड में खुद चल रहे होंगे, वो कर लेगा। अभी लास्ट के 50 करना उसके लिए चैलेंज वाली बात है जी। अभी इसमें हमारी 2 चीजें कहते हैं ना कि अपना उल्लू साधना, और शिक्षक भली भांति जानता है अपने उल्लू को कैसे साधना है। इसमें क्या होगा, बच्चे को मैंने कहा कि 50 शब्द आपको और करना है, 100 हो गए थे, 50 शब्दों को करने के लिए कम से कम 5 कहानियां पलटाएगा बच्चा। कहानियां पलटा रहा है सिर्फ किस लिए, शब्द ढूंढना। शायद मैं अगर उस बच्चे से कह देती कि आपको ये 5 कहानियां पढ़ के लाना, वो पढ़ता ही नहीं, इवन किताब भी ना खोलता,
ऐसे में उसने 5 कहानियाँ भी पढ़ ली और होमवर्क भी पूरा करके लाया। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजी होती है हमारे बच्चों को पढ़ाने की, जिससे हमें इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सपोर्ट मिला।